एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा उमर। 10 बजे से 12 बजे तक हमारा साथ है और ये है जी हफ्ते का पहला दिन, मंडे वीकेंड। उम्मीद है आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, रेस्ट किया होगा, मज़े किए होंगे। एंड नाउ इट्स रेडी, इट्स टाइम टू स्टार्ट द वीक। मंडे से फ्राइडे तक मेरा और आपका साथ होगा रोज़ 2 घंटे। और जी हमने आपको बताया था फ्राइडे को कि इस पूरा हफ्ता हम मना तो नहीं रहे, बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ वीक जो है ये पूरे हफ्ते चलेगा। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फिटनेस, ओबेसिटी, मोटापा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको एक जनरल प्लान बता दूं कि इस हफ्ते हमने आपके लिए क्या प्लान किया है। जी आज जो पहला दिन है इस हफ्ते का, हम आपको बताएंगे कि मोटापा होता क्या है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उससे क्या क्या बीमारियां जो हैं वो कनेक्टेड हैं। सेकंड डे भी हम आपको यही बताएंगे कि मोटापा जो है वो किस तरह अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को फिजिकली, उससे क्या क्या डिजीजेस पैदा हो रहे होते हैं। थर्ड डे जो तीसरा दिन होगा वेडनेसडे, हम आपको बताएंगे कि जी मोटापा या ओबेसिटी के नफ्सियाती असरात क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली वो हमारे ब्रेन को या हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है। चौथे दिन हम बात करेंगे जी टीनेजर्स और बच्चों में जो मोटापे की प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी, और उसके अलावा हम आपको कुछ डाइट प्लान्स भी बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को जनरली किस तरह हेल्थी बना सकते हैं। हम आपको डाइटिंग करने का नहीं कहेंगे, बस ये बताएंगे कि जी किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को जनरली लाइफस्टाइल को हेल्थी बना सकते हैं। पाँचवें दिन यानी फ्राइडे को हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने मोटापे के अगेंस्ट फाइट किया और कंट्रोल किया मोटापे को, और उससे जो है लड़ाई और बैटल जो है वो जीत ली। तो ये पूरा हमारा प्लान है इस हफ्ते का। आज हम शुरू कर रहे हैं जी आपको एक जनरल अवेयरनेस देनी है हमने मोटापे की, कि मोटापा क्या है, कहाँ से शुरू होता है, क्या आया आपकी केयरलेसनेस से आप मोटे होते हैं या फिर ख़ानदानी भी मोटापा होता है। कुछ लोगों के ख़ानदानों में हेरेडिटरी मोटापा आ रहा होता है। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमने हर दिन बुलाए हुए हैं। आपकी मुलाकात हम कराएंगे डॉक्टर्स से, फिटनेस एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट से, ऐसे लोग जो आपको जनरली बताएंगे कि जी मोटापे से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और साथ साथ सेलिब्रिटी गेस्ट्स भी होंगे जो अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे जिन्होंने मोटापे के अगेंस्ट फाइट की। ऑडियंस भी हमारे पास है, कुछ ऐसी खवातीन होंगी जो मोटापे के अगेंस्ट फाइट कर रही हैं। इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, जितने आपके मसाइल हैं मोटापे के बारे में उनके बारे में आप फ़ोन कर सकते हैं। जी नंबर है हमारा 02132270 से लेके 66, और SMS करने के लिए हमारा नंबर है जी 8888। बिफोर वी गो ऑन टू दिस वेट इशू जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक और ऐसी बीमारी है जिसने पिछले साल में हमारे मुल्क को हिला के रख दिया, स्पेशली पंजाब को, और वो है जी डेंगू। डेंगू के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो गुज़िश्ता सालों में कुछ ज़्यादा ही उभर के आई है। हमने देखा मे बी 10-15 ईयर्स गो इतने केसेस और इतनी जो है वो इश्यूज़ डेंगू के साथ नहीं क्रिएट हो रहे थे, लेकिन पिछले साल जितनी डेथ्स हुई, इनफैक्ट आई एम श्योर हम सब की फैमिलीज़ में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर होगा जो डेंगू का शिकार हुआ। बहुत सारी डेथ्स भी हुई। तो हमने सोचा है कि इससे पहले कि डेंगू टेक ओवर करे फिर से, क्योंकि हर साल एक ख़ास टाइम पीरियड होता है डेंगू मच्छर की जो है वो क्रिएट तो नहीं होता, वो जब पैदा होता है और उसके बाद इवॉल्व होता है। जी क्या कहा जा रहा है मुझे? जी अभी हम गैस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा 1 सेकंड बताती चलूं कि डेंगू के बारे में हम आज बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ एक प्रोडक्ट भी है जी जो डेंगू के अगेंस्ट फाइट करता है, उसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर जावेद उस्मान, एम आई करेक्ट? अस्सलाम वालेकुम जी, जनरल फिजिशियन है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से, और हम आज बात करेंगे इनसे मोटापे की तरफ। दूसरे 2 डॉक्टर्स जो मेरे पास मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं जी डेंगू वायरस के बारे में। एंड डॉक्टर्स हैं मेरे पास, एक नजम एफ महमूदी और दूसरे हैं जी डॉक्टर कैसर सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? जी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नजम आपसे पूछना चाहूँगी कि डेंगू वायरस जो है वो इतनी रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा ही उभर के आया है, तो ये पहले कुछ चंद साल पहले क्यों नहीं इसका इतना हमें अवेयरनेस थी? एक्चुअली ये डायग्नोस जो है ना ये अब होना शुरू हुआ है। अच्छा। वरना ये वायरस तो एक एपिडेमिक फॉर्म पिछले 25 साल से दुनिया भर में है, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि उसके इतने केसेस शायद रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। जी 25 साल से ये है वायरस, बिल्कुल। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो इसको कंट्रोल किया क्योंकि उन्होंने इसमें जो मच्छर
جو ایک ویکٹر ہے جو کہ اس میں کام کرتا ہے, اس کو انہوں نے مار دیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ویسٹرن ورلڈ میں تو اس کو کنٹرول کر لیا. اچھا. لیکن یہ ٹراپیکل کنٹریز میں جہاں پہ اس کا کوئی انتظام نہیں تھا اور فریش واٹر جہاں پہ یہ مچھر پرورش پاتا ہے اس کی جگہیں بڑی موجود تھیں, تو یہ مچھر یہاں پہ فلرش ہوا اور یہ وائرس یہاں منتقل ہوا اور یہ یہاں پہ اس نے ڈیزیز کا ایک ہیواک. اچھا, اور کب ٹریول کر کے یہ آیا ہے ہمارے ملک میں؟ کیونکہ سنا ہے کہ کچھ اور ممالک سے ہی یہ مچھر جو ہے یہ آیا ہے, تو کہاں سے ٹریول کر کے آیا ہے؟ یہ سری لنکا میں بہت تھا, ٹھیک ہے, اور وہاں سے بھی یہ آیا. جی ابھی بھی ہے, لیکن انہوں نے خاصی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا ہے. اور اب یہ یہاں پر جو ہے یہ پچھلے 3-4 سالوں سے 2006 میں کراچی میں کراچی میں اور سین پہلا کیس آیا تھا, جس میں کہ ہمارے کراچی میں 52 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. 52 لوگ کراچی میں ہلاک ہو گئے تھے اور بہت زبردست پرابلم ہوئی تھی. اور اس وقت پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے بہت ہی ایمرجنسی بیسس پہ سارا کام کیا تھا. ایون کے بات ساری یہ تھی کہ لوگوں کو کیا ڈاکٹروں کے لیے بھی یہ ڈینگی ایک نیا نام تھا اور اس کی مینجمنٹ ایک پرابلم ہو رہی تھی, اور سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ یہ ہے کیا اور کیا ہو رہا ہے. اور بہت ایک بہت ہی کیوس ہو گیا تھا, لوگ بہت پریشان تھے, اور جو لوگ مرے وہ صرف اور صرف لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے مرے. اور جہاں اس کے بعد غلط میڈیکیشن کی وجہ سے, غلط میڈیکیشن, اور سب سے زیادہ اس میں سیلف میڈیکیشن اینڈ کویکری کی وجہ سے مرے. بالکل. تو ہم نے پھر پی ایم اے نے ایک ایکسٹینسو اور ماس ایک اس کی اویئرنیس ہم نے پھیلائی, اور ہمیں میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا, میڈیا نے بڑا کور کیا. ہم گائے بگائے ان کو بتاتے رہے کہ جی یہ کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا ہے, کیونکہ دیر از نو ٹریٹمنٹ فار ڈینگی فیور. ٹھیک ہے, اس کی صرف اور صرف پریونشن ہے, جس کی ہم نعرہ لگاتے ہیں. پی ایم اے مشہور اسی بات کی ہے کہ ہمارا نعرہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اچھا ڈاکٹر, کیسے یو آر این ENT اسپیشلسٹ, ٹھیک ہے, تو آپ کا ڈینگی کے کیسز سے کتنا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس تو وہ لوگ آئیں گے جن کو ENT سے ریلیٹڈ بالکل پرابلمز ہیں. اچھا, میں یہاں پر تو ایز اے پی ایم اے ایکٹیوسٹ کے طور پہ یہاں موجود ہوں. جو جنرلی میں بات کر رہی ہوں, آپ کے پاس کتنے کیسز آن یور اون؟ جو ڈینگی کے حوالے سے جو میرے پاس پیشنٹ تو نہیں آتے ہیں, لیکن جو اسٹارٹ ہوتا ہے نا ڈینگی کے سمٹمز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ نزلہ زکام, گلے کی خرابی, سر میں درد, آنکھوں کے اندر ہے, بلیڈنگ گم, جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلو ہو گیا ہے, فلو ہو گیا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا, شروع میں جیسے آپ کا سوال تھا نا کہ جی یہ کیسے آیا اور کیا ہوا, بہت عرصے سے پاکستان میں بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ہوتا یہی کہ 2-4 دن میں وائرس ہے, اور جن کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے وہ تو فائٹ کر لیتے, ٹھیک ہو جاتا ہے. تھوڑا سا نزلہ زکام ہوا, صبح ہوا, شام میں صحیح ہو گیا, ایک دن رہا. جی ہاں, بالکل اس طرح ہوتا ہے وائرس. لیکن چونکہ اس کا اسٹرین وائرس کا چینج ہوتا رہتا ہے, اب چونکہ اسٹرین چینج ہوتا رہا, ایکٹیو اسٹرین آنا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد چونکہ اس میں D1, 2, 3, 4 کہلاتا ہے یہ اسٹرین. سٹیجز ہوتی ہیں بیسکلی, سٹیجز نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے, اور اس کی خاصیت یا اس کی ایفیکیسی سمجھ لیں, کتنا طاقتور آدمی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس حساب سے اس وقت جو پنجاب میں آیا پچھلے سال, وہ چاروں کے چارے اسٹرین وہاں موجود تھے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. یعنی پچھلے سال اگر دیکھا جائے تو 300 لوگ ہلاک ہو گئے پنجاب میں, ٹوٹل پنجاب کے اندر. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ جب آتا ہے وہ تو صرف نزلہ زکام اس طرح سے کرنے کے بعد, لیکن جب وہ گڑبڑ کرتا ہے, سپوز کہ اگر کسی کو, ہمارے یہاں ایک بڑی پرابلم ہے سیلف میڈیکیشن کی, کہ نزلہ زکام ہوا, یہ کھا لو, پیناڈول کھا لی. اچھا, اب جو پرابلم ہوئی سب سے زیادہ کراچی میں بھی ہوا, وہ یہی ہوا کہ بخار ہوا تو یہ دوا لے لی, وہ دوا لے لیا. اور ہم نے ایک وہ چلایا مہم کہ خدارہ کوئی دوا نہ لیں سوائے ایک پیراسیٹامول کے. پیراسیٹامول ڈفرنٹ نام بخار اتارنے کے لیے جو ہوتی ہے, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ. اور پھر ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے, ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 2 دن یا 2 دن سے زیادہ کسی کا بخار رہتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, تو پلیز کانٹیکٹ دی کوالیفائڈ ڈاکٹرز. مزید اس پہ بات کرتے ہیں, میں ذرا اناؤنس کر دوں کہ جی آپ کالز کر سکتے ہیں ہمیں, کوئی آپ کے سوالات ہیں ڈینگی کے بارے میں تو آپ کال کریں, نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا 021322708661 سے لے کے 66 تک کال کریں. اور جو پہلے کالر ہوں گے ان کے لیے ہمارے پاس مورٹین کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہے جو سامنے رکھا ہے, اس میں بہت قسم کی جو ہیں وہ چیزیں ہیں, کچھ اسپریز ہیں, کوئلز ہیں, میٹس
हैं मॉर्टिन की तरफ से, तो वो आपको हम देंगे। पहले कॉलर को जी ये मिलेगा। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर नजम, थोड़ा सा ज़रा बताएं आप लोग कि प्लीज़ सिम्टम्स सबसे पहले जो होते हैं, आपने कहा थोड़ा सा फ्लू होता है, नाक बंद है, ये वो, और बुखार होता है, ये सिम्टम्स होते हैं डेंगू के सबसे पहले। जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इलनेस, जैसे वायरल इलनेस में होता है कि हाई ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट आता है, बॉडी पेन जो है वो इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा आँख के पीछे दर्द, आँख में दर्द को आई मूवमेंट से पेशेंट को पेन होगा, आँख को प्रेस करने से पेन होगा, ये भी एक बहुत मेजर फीचर है। अगर किसी पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है और उसको आँख में दर्द हो रहा है। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रैश, अच्छा, जो कि होल बॉडी पर रैश हो सकती है, या ये कि नीले नीले या रेड स्पॉट्स का आना, यानी ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अलार्मिंग है। और अगर ये चीज़ें हैं तो उस शख्स को चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करे, और उसके लिए हिदायत ये है कि बुखार उतारने के लिए वो पैरासिटामोल ही ले सकता है, तो ऐसी दवाई ना ले जो कि प्लेटलेट ब्लड थिन हो, ब्लड थिन करने की दवाई ना ले, का मसला और बढ़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अपने ब्लड को थिन करेंगे तो और ब्लीडिंग होगी। कॉल है एक हमारे पास जी, कौन है लाइन पे? डॉक्टर अनवर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनवर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। आज चूंकि आपका फोकस जो है वो डेंगू पर है, और हम डेंगू को ही जल्दी से कोशिश करते हैं कि इसको ब्रीफ कर दें। डेंगू जो है, देखिए, एक वायरल इन्फेक्शन है जो ग्रुप बी आर्बो वायरसेस की वजह से होता है और मॉस्किटो के जरिए कन्वे होता है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू मैन चीफली बाय द मॉस्किटो एडीज एजिप्टी। डेंगू की फीवर का रिस्क जो है वो सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और कोस्टल एरिया में ज्यादा होता है, और पाकिस्तान में डेंगू वायरस के केसेस 10 साल से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक जब मच्छरों की तादाद ज्यादा हो जाती है, इसके केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसा कि पिछले साल देखने में आया। इब्तिदा में जो है वो मरीज को जिस्म टूटता हुआ महसूस होता है, सर में दर्द होता है, 2 दिन के बाद तेज बुखार, और पूरे जिस्म में शदीद दर्द होता है। आंखों के ऑर्बिट्स में शदीद दर्द होता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, रोशनी बुरी लगती है और आंखों से पानी बहने लगता है। मतली और उल्टी की शिकायत इसमें आम है। शदीद नौयत के केसेस में तेज बुखार जो है वो 7 से 8 दिन तक रहता है, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सुर्ख और नीले धब्बे नमूदार होते हैं। बिल्कुल, ये सब हमारे डॉक्टर बता चुके हैं हमें डॉक्टर अनवर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर, क्योंकि आप पहले कॉलर हैं और डॉक्टर अनवर जो है उनको बहुत मालूमात है, वो फ़ोन करके सवाल नहीं होता उनका, वो हमें ही बल्कि एजुकेट कर रहे होते हैं। गिफ्ट हैम्पर डॉक्टर अनवर आपको भिजवा देंगे मॉर्टिन का। थैंक यू जी। इसमें जो आयशा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब लोग इलाज प्रॉपर नहीं कराते हैं, जैसे कि नजम साहब ने बताया, तो ये सिम्टम और एग्रावेट हो जाता है। यानी उसके बाद जो है ये तो हम एक डेंगू फीवर की बात कर रहे हैं, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर आ जाता है, जिसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, गम से, मुंह से, नाक से जो है हमारा जितने भी ओरिफिसेस हैं उससे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। अच्छा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराता और फिर बदकिस्मती से ये पपीते का पानी और फला 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 इसमें कितना ट्रूथ है प्लीज बताएं, क्योंकि हमने पिछले साल इतना सुना कि जी पपीते के पत्तों का पानी पी ले तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं इसमें बताता हूँ, पहले मैं बता दूं कि इसके बाद जो सिम्टम स्टेज आता है, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ये आप ब्रेक के बाद बताएं। मैं एंड कर लूं खाली के डेंगू हेमरेजिक शॉक फिर आ जाता है कि जिसमें मरीज फिर बेहोश हो जाता है, और फिर वो जो है डेथ वाली सिम्टम आ जाती है। तो अब आप वक्फा ले लीजिए, उसके बाद में बाकी बात करेंगे। वक्फे के बाद हम ये भी बात करेंगे कि घरेलू टोटके कितना अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो जी ब्रेक पे जाइए एंड कम बैक टू ये वक्त है मेरा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपने देखा एक मोन्टाज भी चला, छोटा सा कुछ मच्छरों को आपने देखा, लेकिन ब्रेक के दौरान हम अपने डॉक्टर से बात जो कर रहे थे डेंगू के बारे में कि जी कौन सा मच्छर होता है डेंगू का, किस तरह का होता है, और उनका कहना ये है कि जी डिफ्रेंशिएट तो हम कर नहीं सकते, मच्छरों को हम तो नहीं जाके उनको फॉलो करेंगे, तो ये बस ज़रा बताते चलें कि इसकी प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं। देखिए आयशा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रिवेंशन ही है, जैसे शुरू में मैंने कहा, और प्रिवेंशन बहुत आसान है कि मच्छर की पैदाइश को रोका जाए, ठीक है, और मच्छर के काटने से बचा जाए। बिल्कुल सिंपल अच्छा, बात है। पैदाइश मच्छर की हो रही होती है, आपने कहा साफ पानी में, ठीक है, जहां जहां साफ पानी है, एक तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे बढ़ के मैं समझता हूं कि उस वक्त तक डेंगू हमारे मुल्क से खत्म नहीं होगा जब तक हम आवाम इंडिविजुअल एक एक करके अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। सपोज अगर किसी के घर के सामने पानी पड़ा हुआ है, चाहे वो बिल्डिंग बन रही है उसका पानी है साफ पानी, चाहे बारिश हुई हुई है, और उसको कोई हटा नहीं रहा है, तो आप सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको हटा सकते हैं या कवर कर सकते हैं, तो नहीं, कवर करने की जरूरत नहीं, आप मिट्टी का तेल उसमें छिड़क दें, उसमें मॉस्किटो नहीं ग्रो करेगा, ठीक है, सिंपल बात है। इसी तरह से मच्छर के काटने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, रेपेलेंट लगाएं, स्प्रे करें, बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका आपको लगता है कि मच्छर से के काटने से बचने का क्या है, आप बताइए। मच्छर से काटने के बचने का पहले बात तो ये है कि आप मस्किटो रेपेलेंट लगाए रखें, फुल स्लीव्स रखें, शर्ट्स पहने, और वो औकात जिन औकात में मच्छर यूजुअली निकलता है, ये वो शाम का वक्त होता है या अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल उन औकात में ऐसी जगहों पर जहाँ पे ये इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वहाँ पे जाने से गुरेज करें, ठीक है। और जैसे बताया कि उनको मारने की जाहिर है जहाँ वो ग्रो कर रहे हैं वहाँ इन्हीं में तीनों, ठीक है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं साफ पानी, अब फॉर एग्जांपल ये गटर के पानी के नाले खुले होते हैं, उसमें भी ब्रीड कर रहा होता है मच्छर या नहीं? वहाँ ये मच्छर एडीज दूसरे मच्छर होंगे जो मलेरिया कॉज करते हैं, लेकिन एडीज एगिप्टाई जो है ये वहाँ ग्रो नहीं करता। साफ सुथरा मच्छर है। घर में भी जो आपके पानी होता है ना, जो घर का पानी होता है, जो लोग टैंक्स हैं घर में जहाँ लोग मटके रखते हैं, उसके नीचे का जो पानी जमा हो रहा होता है, ये वो एरियाज हैं जिस पे आप केयर करने की जरूरत होती है। और घर में जो आपने अपनी बाल्टियों में पानी स्टोर किया होता है, ये बेसिक है। घर के अंदर तो बहुत सारे मसले हैं, इवन कि एसी का पानी गिर रहा है, वो जमा हो रहा है, उसको भी आप लोकेट करें। आपका ओवरहेड टैंक खुला हुआ है तो उसको भी आप देखें। अगर आप एक प्लांट जो मनी प्लांट है उसको अगर आपने बोतल में डाला हुआ है ना, उससे भी वो ग्रो कर जाता है। तो हम ये कहते हैं कि चुल्लू भर पानी भी अगर कहीं जमा है तो उसको भी आप वहां से हटा दें। But that's a little difficult, घर में कोई पौधे ना लगाएं, नहीं पौधे डिफरेंट लगाए, देखिए उसको मेंटेन तो करते हैं ना आदमी, मेंटेन करें। आई मीन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एसी आपने लगा लिया है तो आप उसको मेंटेन ना करें, एसी लगाएं, हर काम करें लेकिन प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अब प्लीज जरा बताइए, एक मैराथन जो आप कह रहे हैं पीएमए जो ऑर्गेनाइज करता है, हर साल एक मैराथन होती है जिसका एक डिफरेंट टॉपिक होता है जिसमें बात हो रही होती है एवरी ईयर, तो इस दफा का जरा बताइए थोड़ा सा डॉक्टर। जी पीएमए जैसे आपको पता बताया मैंने कि पिछले 23 साल से हर साल हम मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये हमारी मेडिकल एसोसिएशन ये कर रही है तो जाहिर है हम हर दफ़ा कोई ना कोई एक थीम लेते हैं, या अवेयरनेस के हवाले से या किसी चीज़ के ख़िलाफ़, जैसे स्मोकिंग के ख़िलाफ़ हमने किया, पानी के साफ़ पानी के उसके लिए। तो इस दफ़ा जो है क्योंकि डेंगू जो था वो उसने बड़ा हवा क्रिएट किया था लास्ट ईयर, तो हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर करें डेंगू के हवाले से। तो इस साल हमारे साथ जो है वो मोर्टीन ने इस मैराथन को ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ ताउन किया है, ठीक है। और उनका भी आज़म यही है कि हम डेंगू को ख़त्म करेंगे या कम करें। उनका भी कहना यही है, हमारा भी कहना यही है कि डेंगू से लड़ना है, डरना नहीं है। लेकिन ये जो मैराथन है ना, ये मैराथन हम कोई 23 साल से कर रहे हैं। एक बीच में एक मैसेज आया था कि पंजाब में एक मैराथन पिछले कुछ साल पहले हुआ था, 2-4 साल पहले, तो ये हिस्ट्री में ये उनको बयान किया गया कि जी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैराथन, तो हमने उसको करेक्ट किया कि पाकिस्तान में पीएमए ने ये इनिशिएटिव लिया 23 साल पहले डेंगू के ऊपर पहला, लेकिन हम डेंगू के ऊपर हम थीम डिफरेंट रखते हैं तो कर रहे हैं। और आपके इस तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम वो लोग जो कि सेहतमंद रहना चाहते हैं, जिस तरह से हम बेसिक कहते हैं कि जी वॉक जो है इसका एक मकसद और भी है मैराथन का, लोगों को बताना कि सुबह का वॉक करना बहुत जरूरी है। आप फिट रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका दिमाग। अच्छा, थोड़ा सा बताइए मैराथन किधर हो रहा है, कितने दिन, एक ही दिन का है? जी ये वन डे एक्टिविटी। ये 26 फरवरी को संडे के दिन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गार्डन रोड पर, ठीक है, हमारा कोई भी जा सकता है, इसमें शरीक हो सकता है, एवरीबॉडी इनवाइटेड, बच्चे बड़े बूढ़े जवान, और इसमें डॉक्टर ही नहीं बल्कि कम्युनिटी के लोग
तमाम लोग एथलीट्स इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग जाएंगे मैराथन पे? इवेंट्स बता दें। आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ मेले का समा भी होता है, म्यूजिक होती है। हर रनर को हम जो भी आता है पार्टिसिपेट करता है उनको हम टी शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। Excellent. और एक बहुत अच्छा एक समा होता है। और वहाँ पे अवेयरनेस के लिए, जैसे जिस चीज़ के लिए भी हम फेवर में होते हैं, हम उसके अवेयरनेस के लिए वहाँ पे पैम्फलेट्स और वहाँ पे ऐसी प्रेजेंटेशन हो रही होती है ताकि लोगों को पता चले। बिकॉज नहीं पता, जितने ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे, अवेयर होंगे, तो वो अपनी कम्युनिटी में जाकर जो है उतना ज़्यादा बजे। और ये सुबह 8 बजे, क्योंकि ज़ाहिर है 2-2.5 घंटे का ये इवेंट होता है, तो ज़ाहिर है 21 किलोमीटर की वॉक होती है। 21 किलोमीटर की? नहीं, 21 किलोमीटर जो है ना, वो तो जो एथलीट्स है वो रन करते हैं वो। लेकिन जो वॉक वाले लोग हैं ना, वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर का है, यानी मज़ार का राउंड लगा के वापस आ जाते हैं। ठीक। तो ये तकरीबन हर आदमी कर सकता है। ठीक है, एक कॉल है हमारे पास। स्कूल के बच्चे जो हैं उनको नाश्ता भी वहाँ कराया जाता है, तो ये कैप्स और ये इस तरह की चीजें दी जाती है। स्कूल के बच्चों की बड़ी एक्टिविटी होती है, खासकर जो प्राइमरी है। संडे मॉर्निंग आपकी जो है एक छुट्टी के दिन का परफेक्ट आई थिंक टाइम स्पेंड करने का तरीका होगा ये। कॉल है हमारे पास, कौन है जी लाइन पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? ये कराची से बात कर रही हूँ, मलिक जुनैरा। जुनैरा जी। जुनैरा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। कोई सवाल पूछना चाहोगी? अभी हम डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं जुनैरा। जी, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना है, डॉक्टर साहब से बात के बारे। बिल्कुल, आप बात करें, उनको आवाज आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इनकी तरफ से। जी सर, मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना था कि डेंगू जो है ना, आजकल के छोटे बच्चे हैं, हम नॉर्मली स्कूल में जाने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं अम्मी डेंगू है, ये होगा, हम नहीं जा रहे इस तरह से ना। तो किस तरह नॉर्मली डिजीज होती हैं और किस तरह हम बच्चों को मतलब बचा सकते? हेलो, वो कह रहे हैं बच्चों को किस तरह से बचाएं। जुनैरा की कॉल कट गई। बिल्कुल, बचाने के लिए बच्चों को देखिए, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डेंगू फीवर जो है और डेंगू से जो नुकसान जो है वो बच्चों को ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। अच्छा, हाँ, बच्चे जो हैं वो अगर डेंगू में मुब्तला होते हैं तो उनमें वीकनेस ज़्यादा जल्दी आ रही होती है, और समहाउ डिजीज़ का पैटर्न यही है कि वो उनमें ज़्यादा अमवात वाक़ई करता है। तो इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट करना और उनको बहुत संजीदगी के साथ जो है फुल स्लीव्स कपड़े पहनाना और मस्किटो रेपेलेंट लगा के रखना, अच्छे इफेक्टिव रेपेलेंट, और शाम में अंदर रखना उनको। शाम में बिल्कुल ऐसे मगरिब के टाइम पे उनको घर के अंदर रखना, बाहर खेलने ना दें। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं फारिया के पास, जो मेरी कराची की एंकर हैं। थोड़ी देर में उनके पास हम जाएंगे और वो एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पे डेंगू के कोई पेशेंट है, उनका केस था, उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर में फारिया वहाँ पहुँच जाएंगी, लाइव हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे। जब तक वो पहुँच रही हैं, अच्छा, हमने बात कर ली कि जो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमने बात कर ली डेंगू की प्रिवेंशन की कि क्या क्या कर सकते हैं। ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रही थी, डॉक्टर कैसर के कुछ लोग ये घरेलू टोटकों का बहुत इस्तेमाल कर रहे थे कि जी पपीते के पत्ते का पानी पी लें तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, मैं एक बात बता दूं, वो चीज़ जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है वो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अच्छा, जो चीज़ प्रूव्ड हुई है उसको तो मैं धड़ल्ले से बोल सकता हूँ कि आप ये इस्तेमाल करें। लेकिन डेंगू, रिगार्डिंग डेंगू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बात समझना लोगों को, क्योंकि जब ये 2006 में आया था तो मैं पीएमए का उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था। ये मैसेजेस मुझे लोग कहते थे कि आप चलाएं, ये आप टीवी पे बोलें, ये करें, जिसको कि मैंने उसका जवाब सिर्फ ये दिया कि देखें जी, टोटके आप कुछ भी कर लें, आप बिल्कुल करें, हमें कोई उससे एतराज़ नहीं है कि अगर पपीते का पत्ता अगर उसका जूस पीते हैं, उसका प्लेटलेट्स वो इंक्रीज करता है, प्लेटलेट्स लेवल को इंक्रीज करता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो इतराज़ ये है कि लोग सिर्फ ये करते हैं, रिलाई करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। आप टेस्ट कराएं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो करा के साइंटिफिकली देखें कि पहले डायग्नोस तो कर लें कि आपको प्रॉब्लम भी है कि नहीं है। जी, देखिए, ऐसा है कि डेंगू इन्फेक्शन में फेजेस होते हैं ना। एक फेज होता है इसमें प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, एक है जिसमें बिल्कुल ही गिर गया, और फिर उसके बाद खुद ही बढ़ने शुरू होते हैं। प्लेटलेट काउंट हर डेंगू इन्फेक्शन में कम होते हैं और फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। तो अब बहुत देखिए, हर डेंगू मरीज के प्लेटलेट काउंट बिल्कुल बहुत कम नहीं होते। हर डेंगू का मरीज ब्लीडिंग पे नहीं जाता है, ओनली 10% डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी लेवल कि कितनी आपकी बॉडी में। अगर वो बढ़ने शुरू होगा, इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो
पपीते के पानी से हुआ हो वो वैसे भी बढ़ते हैं। वैसे भी आपकी बॉडी नेचुरली फाइट कर रही होगी। दूसरी चीज़ है कि डेंगू के इन्फेक्शन में हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, कि पानी बहुत पीना जरूरी है। तो मे बी वो जो जितना पानी पपीते का पी रहे हैं वो पानी जो है वो शायद उनको ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एक कॉल लेते हैं हम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे? वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? एजाज बात कर रहा हूँ कराची से। एजाज जी, कैसे हैं आप? मैं जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। एजाज अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज जरा बंद कर दीजिए, मुझे आवाज आ रही है अपनी पीछे ऊंची ऊंची। आप ठीक है जी, आप बताइए। ठीक है हाँ, ठीक है। ये पूछना अच्छा, ये इंडोर जो कुछ पौधे हैं जो घरों में लगा लें तो उससे डेंगू मच्छर उनकी स्मेल से चला जाता है ना? अच्छा, इंडोर आपने क्या पौधे होते हैं उनकी स्मेल से चला जाता है? अच्छा ठीक है। अखबार में मैंने पढ़ा था कि आप जो है घर में क्यारी में इंडोर या आउटडोर जो भी आपकी जगह है वहां पर अगर पौधे लगा ले। कौन से पौधे एजाज, कौन से पौधे? आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था। इज इट राइट के? ठीक है, अभी जवाब देते हैं, अभी पूछते हैं हम डॉक्टर साहब से। थैंक यू एजाज जी। ये कौन से पौधों की बात कर रहे हैं? मैंने अपना ख्याल है, देखिए इसमें पौधे का और किसी का, देखिए हर घर में हमारी जो आबादी है जिस तरह से आप मेजॉरिटी लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हर आदमी के घर में पौधा नहीं रख सकता, एक तो बात ये। लेकिन अगर इन्होंने कोई पढ़ा है और वो अप्लाई कर सकते हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर वही बात आ जाती है कि जो चीज़ प्रूवन है उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर कोई बुखार है किसी को तो उसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली देखें कि कितने दिन का है और किस चीज़ से हो रहा है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्वेकरी के पास ना जाएं, इधर उधर की बात सुन के उस पर डिपेंड ना करें। जो टेस्ट कराने को डॉक्टर कहता है, क्वालिफाइड डॉक्टर, उस पर मशवरा पे अमल करें। तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं। मैराथन पे जरूर आए और वॉक पे तो जरूर करें, जाके देखें। ये बीमारी होती लगती उनको है जो कि इम्यूनिटी जिनकी कमजोर होती है, जिनकी बॉडी फाइट नहीं कर सकती। और हम जो 26 फरवरी को जो मैराथन पीएमए में हो रही है सुबह 7:30-8 बजे, वो इसीलिए करना बताना चाह रहे हैं कि मैराथन में आप आइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब आप वॉक करेंगे, आप पानी ज़्यादा पिएंगे, अच्छी आपको भूख लगेगी। और अगर आप सिर्फ 26 को आके करेंगे, फिर हम बताएंगे कि आपको डेली क्या करना है। जी डॉक्टर नजमा बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि मतलब घरों में तो ज़ाहिर है डेंगू से बचने के लिए एक तो ये कि मच्छर मार स्प्रे करें आप घरों में और मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें। स्प्रे वो करें जो कि ज़्यादा देर तक लास्टिंग है। बहुत से ऐसे स्प्रे आते हैं जो कि एक दिन में उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, बहुत से ऐसे आते हैं जिनका इफेक्ट 7-7 दिन तक रहता है। अच्छा। तो आई थिंक ऐसे स्प्रे यूज करें जिसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है। और मच्छरदानी अगर खुले में है जैसे तो कि मोर्टीन मच्छरदानी इस्तेमाल करें। ठीक है जी। एक हेल्पलाइन नंबर है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डेंगू के बारे में कोई मालूमात चाहिए, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अभी मैं शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर नजम और डॉक्टर कैसर का। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। एंड इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे 26 फरवरी को। डॉक्टर जावेद हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे और इनसे अब हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक की। डेंगू की बातें अब खत्म हो जाएंगी और हम शुरू करेंगे मोटापे और ओबेसिटी की बातें। मैं चाहूंगा कि ऑनियर आपको भी दावत दूं और आपके कुलीग को कि 26 को सुबह जरूर आए इंशाल्लाह। जी वी विल डेफिनेटली कम इंशाल्लाह। थैंक यू। तो अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बात शुरू करेंगे आज के इशू पे। ब्रेक पे जाइए, इन ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा व्यूअर्स। मैं हूं आयशा उमर। ब्रेक से पहले हमारे पास 2 डॉक्टर्स थे जिनके साथ हम डेंगू के बारे में बात कर रहे थे और अब हम शुरू करते हैं अपनी आज का डिस्कशन। जैसा मैंने आपको शो के शुरू में इंट्रोड्यूस कराया कि जी हमारा हेल्थ वीक शुरू हो गया है और हम इस पूरे हफ्ते बात कर रहे हैं मोटापे पे, ओबेसिटी जिसका नाम है, टेक्निकल वर्ड है ओबेसिटी। ओबीस लोगों के बारे में, उनके मसाइल क्या हैं, वजूहात क्या होती हैं, जिसके लिए हमने बिठाया हुआ है जी डॉक्टर जावेद
عثمان ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی تک ہم ان سے کوئی گفتگو نہیں کر سکے. بہت پیشنٹلی ڈاکٹر جاوید جو ہیں وہ ڈینگی کا ڈسکشن بھی سن رہے تھے. تو ایک دفعہ پھر السلام علیکم ڈاکٹر جاوید, کیسے ہیں آپ؟ تو شروع کرتے ہیں آج کا ڈسکشن, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جس میں ایک بیسک جنرل اوور ویو ہے موٹاپے کے بارے میں. تو آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں. بے ڈول جسم, سست طبیعت اور بے ہنگم چال, بد پرہیزی اور غذا کا لاپرواہی سے استعمال, یہ ہیں موٹاپے کی موٹی موٹی علامات. کیا موٹاپا ایک بیماری ہے یا لاپرواہی کا نتیجہ؟ جب جسم میں چربی کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہو اور یہ چربی وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جائے تو اسے موٹاپا کہنے میں کوئی حرج نہیں. ہوتا یوں ہے کہ جب ہم کھانے میں شامل کیلوریز کو اپنی موومنٹ کے ذریعے جلانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں اپنا گھر کر لیتی ہے اور یہ گھر وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا رہتا ہے. جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں, صبح سے نکلتے ہیں شام تک مصروف رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, نہ کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے. حالانکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ایکسرسائز, چاہے ہم کنٹرول کر بھی رہے ہیں کھانے پہ, ہم ایسی جنک فوڈ نہیں لے رہے, ہم ایسی ہائی کولیسٹرول ڈائٹ یا چکنائی والی چیزیں نہیں لے رہے, لیکن ہمیں پھر بھی اپنی روٹین لائف میں ایکسرسائز کو بہت ضروری ہے. یہی ہوتا ہے کہ مطلب کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ڈریسنگ نہیں صحیح کر سکتے, کہ اسمارٹ لک آنا چاہیے تو وہ نہیں آتا. مطلب پیچھے سے کامنٹ ملتے ہیں کہ بہت زیادہ موٹی آنٹی جا رہی ہیں یا اس ٹائپ کی, کوئی بڑی عمر کی ایجڈ خاتون جا رہی ہیں, اس طرح کے کامنٹس ملتے رہتے ہیں. لوگوں کا وزن بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے, ہم لوگ جو ہے نا سیڈنٹری لائف اسٹائل کے ہو گئے ہیں, گاڑیوں میں عموماً سفر کرتے ہیں, واکنگ ہماری بہت کم ہو جاتی ہے, ڈائٹ ہماری اچھی نہیں رہتی, ڈائٹ میں ہم جنک فوڈس کا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں ہائی فائبر ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہم استعمال بہت کم کرتے ہیں. میں ٹی وی میں دیکھتی ہوں مارننگ شوز میں, جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے سیٹرڈے کو تو میں ضرور واچ کرتی ہوں اور پھر میں کچھ ایکسرسائزز کرتی بھی ہوں ساتھ میں. سائنس کی زبان میں اگر کسی انسان کا وزن نارمل وزن سے 20% بڑھ جائے تو وہ انسان موٹا کہلاتا ہے. موٹاپے کو ناپنے کے لیے جو فارمولا موجود ہے اس کا نام ہے BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس. یہ انڈیکس بتاتا ہے کہ اگر آپ کا BMI 25 سے 30 کے درمیان ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ موٹاپے کا شکار ہو چکے ہیں. اینڈرائڈ اور گائنوائڈ موٹاپے کی 2 قسمیں ہیں. اینڈرائڈ متاثرہ لوگوں پر موٹاپا جسم کے اوپری حصوں پر اثر انداز ہوتا ہے, جبکہ گائنوائڈ موٹاپا جسم کے نچلے حصے کو فربا کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری قسم بھی ہے جس میں متاثرہ شخص سر سے پیر تک موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے. موٹاپے کی وجوہات بھی اسی کی طرح پھیلی ہوئی ہیں. ڈاکٹرز اس کا ذمہ دار زیادہ عمر, دماغی دباؤ, بڑھتی خوراک, سستی اور جینیاتی تبدیلیوں کو ٹھہراتے ہیں. یہ مسئلہ صرف بڑی عمر کے افراد کو ہی لاحق نہیں بلکہ بچے بھی اس کے اثرات سے نہ بچ سکے. چھوٹی عمر میں بھاری بھرکم جسم کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں دوستوں کے مذاق کا نشانہ, اور یہی نفسیاتی دباؤ ان میں اور بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. کچھ لوگ اپنے موٹاپے سے مقابلے کے لیے ڈائٹنگ کا انتخاب کرتے ہیں, لیکن ان کی غلط پلاننگ انہیں مزید پریشانیوں میں دھکیل دیتی ہے. اکثر گلی گلی بکتے ٹوٹکوں کا استعمال بھی لوگوں کی زندگیوں کو موت سے قریب کر دیتا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے اگر غذا میں توازن, ورزش میں مستقل مزاجی اور دل میں مقابلے کا جذبہ موجود ہو تو ہر بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے. جی ویورز, پیکج آپ نے دیکھ لیا. اب بات شروع کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید سے. ڈاکٹر جاوید, یہ تو ہم نے ایک جنرل سا اوور ویو لوگوں کو بتا دیا, اویئرنیس دے دی ہے کہ موٹاپا ہے کیا, خاندانی بھی ہوتا ہے, اپنی زندگی میں بھی کچھ لوگ اپنی کیئرلیسنس سے موٹے ہو جاتے ہیں. آپ ہمیں ذرا سا بتائیے کہ موٹاپا, اوبیسٹی جو ہے, یہ ایک بیماری ہے یا یہ اس کے کوئی میڈیکل کازز بھی ہوتے ہیں, یا یہ بس کیئرلیسنس کی وجہ سے موٹاپا چڑھتا ہے؟ اوبیسٹی یا موٹاپا ایکچولی تو یہ ساری چیزوں کی وجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کیئرلیسنس کی وجہ سے ہو, بٹ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ جس کو موٹاپا کہتے ہیں, جس کو ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے کہتے تھے کہ جی اب تو یہ بہت ہیلدی ہو گئے ہیں, تو ہیلتھ کی جو ہے نا ویریشنز بھی آ گئی ہیں کہ آپ کس کو ہیلدی کہتے ہیں. ڈیفینیشن وائز یہ, اب میں پہلے یہ بتا دیں کہ دیکھیں
प्रॉब्लम्स जो थे ना ये बहुत ज़्यादा अरसे से थे, आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से थे। ये ज़रूर है कि अब अवेयरनेस ज़्यादातर आती जा रही है और प्रॉब्लम हमारे अपने मुल्क में जब फेस हमें करने पड़े तो हमें रियलाइजेशन हुई। कुछ चीज़ों को हम ये समझते हैं कि जी ये वेस्ट का प्रॉब्लम है। एक वक्त तक यही थिंकिंग थी कि जी ये तो वेस्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, एफ्लुएंस प्रॉब्लम है, हमारे पास तो इतना एफ्लुएंस है ही नहीं, इतना खाने को ही नहीं है, तो फिर हम कैसे मोटे होंगे, तो हमें इतनी फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमने देख लिया है कि इस वक्त जो हमारी कंडीशन है वो एक तो हमारा मुल्क एक हेल्थ ट्रांजिशन से गुजर रहा है। हेल्थ ट्रांजिशन का मेरा मकसद ये है कि देखें अभी तक हम जो डेवलपिंग वर्ल्ड या लीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड की बीमारियां थी, इन्फेक्शियस डिजीज, वो हमारे मुल्क में, वो तो अभी तक हम उस पर भी काबू नहीं पा सके। वो ऑलरेडी हैं, लोग अभी भी मीजल्स से मर जाते हैं, टीबी से मर रहे हैं, टेटनस से मरते हैं, वहाँ तो अभी तक हम काबू नहीं पा सके। लेकिन क्या हुआ कि जो वेस्टर्न यानी दूसरी जो डेवलप वर्ल्ड की जो बीमारियां थी वो भी आ गई हैं, तो ये किस्म का डबल जेपर्डी में हम आ गए हैं। और जिसके लिए अब जो है ना वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान बहुत ऊंचा खड़ा हुआ है कि जहां अब इसको हम कहते हैं कि एक एपिडेमिक आने वाला है अनदर 10 इयर्स में। एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी, एपिडेमिक ऑफ मोटापा। अब जब वैसे बात करते हैं तो यह है कि जी देखें आपके पास में एक वेट जो होता है, वेट की एक एवरेज वेट होता है, वो नेचुरली आपका हाइट के मुताबिक होता है, सारी चीज़ें बॉडी मास के साथ में होता है। और हम ये कहते हैं कि एक नॉर्मल वेट है, उसकी एक रेंज होती है, और उसके बाद फिर ये होता है कि एक ओवरवेट होता है कि जिसमें आप सर्टेन लेवल पे ऊपर होते हैं। ओवरवेट में जो होता है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको ज़रा वो थोड़ा सा डाइसी साइड का आता है इशू के उसमें होता है कि वो बहुत हेल्दी आदमी है और मसल बिल्टअप है, एथलीट्स वगैरह हैं, तो ये लोग ओवरवेट भी हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रहता है। फिर हमारे पास में ओबेसिटी आती है जिसको हम एब्सोल्यूट मोटापा कहते हैं। बिल्कुल, उसमें ओवरवेट को तो आप इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, वहीं से आपने कंट्रोल करना है कि अब ओबेसिटी एक दफ़ा हो जाए तो फिर लोगों को मुश्किल होती है। अब ओबेसिटी की भी क्लासेस हैं, ठीक है, क्लास 1, 2, 3, इतनी साइंटिफिक मेजर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली हाँ अवेयरनेस पता होनी चाहिए कि जी ओबेसिटी की क्लासेस हैं, ठीक है, ओवरवेट है। अच्छा कंटिन्यू हम करेंगे, सॉरी डॉक्टर जावेद, एक हमारी न्यूज़ ब्रेक होती है बीच में जिसके लिए हम बिल्कुल देर नहीं कर सकते, उस पर हमें अभी जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इधर ही से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले अभी मुझे जी खबर मिली है, हमारी टीम ने बताया है कि तमन्ना बेगम जो एक बहुत सीनियर हमारे मुल्क की एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेस, टीवी पे आपको उन्होंने देखा, एक असासा थी हमारे मुल्क के लिए, उनकी जी डेथ हो चुकी है। एंड वी हैव टू गो टू अ ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मज़ीद बात करते हैं।